2 मिनट वेट कर लेते हैं, 25 पे स्टार्ट करते हैं, लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आवाज तो आपको क्लियर है ना? आवाज और वीडियो सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है ना? ज्वाइन होने दीजिए, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। 24 हो गया, 25 पे क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगा। ठीक है, तो यहां से मैं आपको बता रहा था कि यहां से मेरा कोल्ड कूलेंट आएगा, फिर उसके बाद ये प्रेशर ट्यूब में पास होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, यहां पर विखंडन होगा, हीट एनर्जी को लेगा कूलेंट, और उसके बाद मेरा हॉट कूलेंट यहां से निकलेगा। क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। वीडियो खोल लो बेटा तुम लोग अपने, बिना वीडियो के पढ़ाने में मजा नहीं आता। पता नहीं तुम लोग क्यों बंद किए रहते हो, समझ में नहीं आ रहा मुझको है, कितनी बार तुम लोग उसे बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखना चाहिए कि यहां पर जो है मेरा हाई प्रेशर, इन प्रेशर ट्यूब की वजह से जो कूलेंट होगा हैवी वाटर, वो हाई प्रेशर कूलेंट होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर विखंडन होगा तो 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। कंट्रोल रिएक्शन कराने के लिए आपको कंट्रोल रॉड्स भी लगानी पड़ेंगे, तो यहां पर मैं कंट्रोल रॉड्स भी लगा देता हूं आपका। नाउ आई कैन बी मेक द कंट्रोल रॉड्स आल्सो। दीज आर द कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड भी बना देता हूं। Now control rod is like this. This is control rod. मान लीजिए यहां तक मैंने इसको इन किया हुआ है आपके नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को कंट्रोल चेन में कन्वर्ट करने के लिए। 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए इतनी हाइट तक मैंने इनको रिएक्टर के अंदर इंजेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब 3D पिक्चर है इसलिए आपको दिख रहा होगा कि एक के ऊपर दूसरा है, लेकिन एक्चुअली में 3D पिक्चर है। Now these are the control rod.
दीज आर द कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, ये आपकी कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, चलो इसमें मॉडरेटर भी भर देते हैं। नाउ आई कैन बी फिल अप द मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर को मैं भर देता हूं। मॉडरेटर मेरा आपका हैवी वाटर है, लेकिन वो आपका किस प्रेशर पे है? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। नाउ दिस इज द मॉडरेटर, आई कैन बी फिल अप। मॉडरेटर भर रहा हूं ये हरे कलर से, ये मेरा मॉडरेटर है। इसका काम केवल है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना। ये मेरा मॉडरेटर है। ये हरे कलर से मैंने मॉडरेटर बनाया है D2, जो कि आपका नॉर्मल प्रेशर पे है। बनाइएगा नहीं, अभी देख लीजिए, मैं टाइम दूंगा आपको बनाने के लिए, घबराइए नहीं। ठीक है, ये हरे कलर से जो मैंने आपका बनाया है, ये आपका है मॉडरेटर। मॉडरेटर के तौर पे आप यूज कर रहे हैं D2O एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे कि आपको जो रिएक्टर वेसल है उसकी दीवारें आपको आसानी से आप बना सकते हैं, ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रेशर है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से न्यूट्रॉन गन से आप न्यूट्रॉन को भेजेंगे, ये मॉडरेटर उसकी स्पीड को कम कर देगा। स्पीड को कम करने के बाद विखंडन होगा, विखंडन से हीट एनर्जी निकलेगी। अब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कराने के लिए आप क्या करेंगे? कूलेंट को पास करेंगे। तो यहां से कूलेंट आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कूलेंट इज दिस। कूलेंट में व्हाइट, कौन सा एक नया कलर लेना पड़ेगा। कूलेंट के लिए कौन सा? रेड कलर लेते हैं, लेकिन उसमें व्हाइटिश ज्यादा कर देते हैं। क्या ये कलर दिख रहा है आप लोगों को? आसानी से ये कलर दिख रहा है? ठीक है, चलिए, तो इस कलर से मैं आपका कूलेंट दिखा देता हूं आपको। नाउ दिस इज द कूलेंट। यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से कूलेंट आएगा, दिस इज कोल्ड कूलेंट, दिस इज कोल्ड कूलेंट। यहां से कोल्ड कूलेंट आएगा, ये कूलेंट, कुछ कूलेंट यहां से पास करेगा, बाकी और आगे आएगा। ध्यान से बोर्ड पे देखते जाइए, कुछ यहां से इस प्रेशर ट्यूब में एंटर करेगा और बाकी का कूलेंट इस प्रेशर ट्यूब पे एंटर करेगा। जैसे ये कूलेंट जो है इस प्रेशर ट्यूब में एंटर करेगा, ये प्रेशर ट्यूब इस कूलेंट के प्रेशर को बढ़ा देंगे। ये कूलेंट आपके जैसी प्रेशर ट्यूब में इंटर करेगा, ये प्रेशर ट्यूब आपके कूलेंट के प्रेशर को बढ़ा देंगे, जिससे कि उसका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और आप देखेंगे जब विखंडन होगा, विखंडन होगा, हीट एनर्जी निकलेगी, ये कूलेंट उस हीट एनर्जी को ले लेगा। क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ गया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर कूलेंट अब यहां से निकलेगा। ध्यान से देखिए, ये हाई प्रेशर कूलेंट यहां से निकलेगा, कुछ कूलेंट यहां से निकलेगा, ठीक है, कुछ कूलेंट यहां से निकलेगा, एंड दिस इज यहां से हीट एनर्जी को लेके यहां से मेरा हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर कूलेंट, हॉट कूलेंट,
हाई प्रेशर हॉट कूलेंट, ठीक है, हॉट कूलेंट यहां से निकलेगा, ठीक है। अब ये जो कूलेंट है, अब आप देखिए जो कूलेंट है वो आपका यूरेनियम के टच में है। अगर ये यूरेनियम के टच में है तो इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, तो मैं इसको स्टीम में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, अगर मैं इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया तो स्टीम में रेडियो कंपोनेंट आ जाता, तो मैंने क्या किया, इसका प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर को बढ़ाने से स्टीम में कन्वर्ट नहीं, लेकिन इसमें हीट एनर्जी, इस हीट एनर्जी को निकालने के लिए और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, हीट एक्सचेंजर। तो नाउ आई कैन बी टेक द हीट एक्सचेंजर। नाउ दिस इज द हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट स्टेज हीट एक्सचेंजर। देखिए जो खर्चा था प्रेशर वाटर रिएक्टर में, इसका खर्चा बढ़ गया, तो खर्चा हमने यहाँ कम कर दिया, ठीक है, प्रेशर को घटा के मॉडरेटर के। अब हमने क्या किया, इस कूलेंट हाई प्रेशर कूलेंट से हीट एनर्जी को निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया है आपका हीट एक्सचेंजर। दिस इज हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। यहां से आपके पास, यहां से हाई प्रेशर हाई कूलेंट आएगा, इसको आप इंजेक्ट कर देंगे हीट एक्सचेंजर में, और नाउ ज्यादा हीट ट्रांसफर करने के लिए कूलेंट से वाटर में मैं इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दूं। सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए मैं ट्यूब को थोड़ा सा घुमावदार बनाऊंगा, और जितना घुमावदार बनाएंगे उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी वाटर में कूलेंट से। यहां से कूलेंट अपनी हीट वाटर को दे देगा और उसके बाद यहां से निकल आएगा, ठीक है। यहां से मेरा हॉट कूलेंट जाएगा, हाई प्रेशर हॉट कूलेंट ऐसे सर्कुलेट करेगा, और यहां से इसके चारों तरफ, इन ट्यूब के चारों तरफ कोल्ड वाटर होगा, हीट ट्रांसफर होगी, यहां से मेरा कोल्ड कूलेंट निकलेगा, लेकिन उसका प्रेशर हाई रहेगा। प्रेशर किसने बढ़ाया है, प्रेशराइजर नहीं लगाते यहाँ पर मैं प्रेशर ट्यूब से प्रेशर को बढ़ाता हूं, बिकॉज उतना हाई प्रेशर नहीं बढ़ाना होता। D2O हैवी मॉलिक्यूल होता है, आप इसका प्रेशर लगभग 50 बार के आसपास रखते हैं, उतने में ये स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। नाउ सर्कुलेट कराने के लिए पंप लगा दीजिए कि आपका जो है ये जो कूलेंट है वो अच्छे से सर्कुलेट करे आसानी से। फॉर बेटर सर्कुलेशन वी कैन टेक द सर्कुलेटिंग पंप। दिस इज सर्कुलेटिंग पंप, ठीक है। और फिर उसके बाद एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन सभी को विजिबल है ना, स्क्रीन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है देखने में, क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है। यहां से मेरा कूलेंट हीट एनर्जी को दे जाएगा और फिर आपका किस में जाएगा, रिएक्टर में, और फिर से फिजन होगा, हीट को लेगा और इस तरह सर्कुलेट करेगा। इसको आसानी से रिएक्टर से हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर रिएक्टर में सर्कुलेट कराने के लिए आपने पंप लगा रखा है, ठीक है। नाउ दिस इज द मेन पिक्चर।
यहां पर जो कोल्ड कूलेंट है इसका भी प्रेशर हाई होगा, दिस इज हाई प्रेशर कोल्ड कूलेंट, दिस इज हाई प्रेशर कोल्ड कूलेंट। ठीक है, अब आप देखेंगे इस कूलेंट से हीट एनर्जी को निकालने के लिए, इस कूलेंट से हीट एनर्जी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस हीट एक्सचेंजर के बॉटम से कोल्ड वाटर इन करेंगे और ऊपर से स्टीम निकलेगी। और ये जो बेटा वाटर होगा हीट एक्सचेंजर में, जो स्टीम में कन्वर्ट होगा वो किस प्रेशर में होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगा। ये आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ये जो वाटर है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो कम बॉइलिंग पॉइंट पे जब हीट इसको ट्रांसफर होगी, कूलेंट से इस वाटर को हीट ट्रांसफर होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आराम से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आपका दैट इज कोल्ड वाटर जो कि किस प्रेशर में होगा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इंटर कराएंगे। नाउ दिस इज द वाटर, ये वाटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अंदर आपका जो कूलेंट है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कूलेंट है, उससे हीट एनर्जी आपकी ट्रांसफर होगी, दैट इज लो प्रेशर वाटर में। और प्रेशर लो है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से आराम से ये वाटर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगी। यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, स्टीम। लेकिन ये जो स्टीम होगी उसका प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम आपकी प्रोड्यूस होगी, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, दिस इज स्टीम। यहां से स्टीम निकलेगी और ये जो स्टीम होगी दैट इज लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, यहां से आपका वाटर इन किया है, यहां से वाटर इन किया है और यहां से स्टीम निकली है इस वाटर को लेकर। ठीक है, तो इतना पहले आप लोग बना लीजिए जितना मैंने फिगर बनाया है। फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, नाउ यू कैन बी मेक द फिगर। पहले इतना फिगर बना लीजिए, नाउ यू कैन बी मेक द फिगर। इतना फिगर बनाए बेटा, पहले आप लोग इतना फिगर बनाए, फिर मैं इसको और छोटा करूंगा तो फिर और बनाए। इतना बनाना स्टार्ट करें। एयर स्क्रीन पहले से क्लियर हो गई है, एयर स्क्रीन पहले से क्लियर हो गई है मतलब अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्लियर हो गई तो अच्छी बात है ना, आपको दिख रहा है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, स्क्रीन क्लियर होने का मतलब अच्छा दिख रहा है कि स्क्रीन ही क्लियर हो गई है, व्हाइट हो गई है, क्या कहना चाह रहे हो। दो मतलब है इसके, डबल मीनिंग वर्ड मत करो। डबल मीनिंग का मतलब, क्लियर का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है, और क्लियर का मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ भाई आपको अच्छा दिख रहा है ना। तो आप अपने बहुत विजुअल क्वालिटी, अच्छा विजुअल क्वालिटी पहले से कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा है, ठीक है, पहले साफ दिख रहा है तो अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर को चलाना आ गया मुझे, ठीक है, इसलिए आपको अच्छा दिख रहा है और कुछ नहीं है। पहले सॉफ्टवेयर में आप देखते थे हरा नीला पीला आ जाता था, वाई कैन वी चेंज, एक दो दिन लगता है किसी भी चीज के साथ फेमिलियर होने में, बट वंस द चीजें विल बी फेमिलियर, बस जैसे मैं पहली बार क्लास में गया था तो कई लोगों को उल्टियां आ गई थी, अरे यार हिमांशु सर को बुलाओ, है ना। तो एक दो दिन आप लोगों को जो है फेमिलियर होने में लगता है ना, समस्याएं बहुत ज्यादा है ना। चलो जल्दी जल्दी बनाओ।
बस आगे का फिगर सेम है, आगे का फिगर आप मेरे साथ बनाते चलेंगे तुरंत तुरंत। यही थोड़ा सा जो है नई चीज था कि यहाँ पर प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं, हाई प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं कूलेंट का। देखो कूलेंट अलग है बेटा, कूलेंट अलग है और मॉडरेटर अलग है, दोनों ये ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, ये बाहर है, इसके अलग अलग है। लेकिन ये भी D2O है, ये भी D2O है। ये जो कूलेंट है वो भी हैवी वाटर है, मॉडरेटर भी हैवी वाटर है। लेकिन ये जो मॉडरेटर है वो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है, कूलेंट आपका हाई प्रेशर पे है। बना लिया इतना जितना दिख रहा है आपकी स्क्रीन में, तो मैं अपने फिगर को थोड़ा सा आगे की तरफ करूं। अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो मैं फिगर को थोड़ा सा आगे करूं, बताते जाएं आप लोग। मेरे ख्याल से डन हो गया होगा इतना फिगर। चल फिगर को मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे कर रहा हूं, बनाया। प्रेशराइज वाटर रिएक्टर से अच्छा होगा, इफिशियंसी उसी के बराबर होगी लगभग। हीट एक्सचेंजर लगाए, इफिशियंसी लगभग उसके बराबर होगी, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज यहां पर इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, वेसल की कॉस्ट कम हो जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम है। वहां पर प्रेशर के लिए प्रेशराइजर लगाते तो उसकी कॉस्ट और प्रेशर ट्यूब की कॉस्ट लगभग बराबर होती है, तो कॉस्ट में ज्यादा इफेक्ट नहीं है। कॉस्ट में इफेक्ट है, बिकॉज वेसल यहाँ पर आप जो है प्रेशर कम है मॉडरेटर का तो सस्ता है, मतलब कम स्ट्रेंथ का आप जो है कैलेंडरिया बना सकते हैं, ये टैंक आप जो है कम स्ट्रेंथ का बना सकते हैं। आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी, अब तो नॉर्मल सा खुद भी समझ सकते हैं यार, इतना बताया है तुम लोगों को, है ना। ये भी डन हो गया मेरे ख्याल से लोगों का, तो यहाँ पर आ जाओ। बस आगे अब टरबाइन वर्बाइन बनाना चालू कर दो तुम लोग, मैं भी वही बनाने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन में करवाता हूँ PWR और कैंडू के, काफी क्वेश्चन आए हैं कैंडू रिएक्टर से। एग्जामिनेशन का काफी पेट क्वेश्चन रहता है, कैंडू से पूछने की कोशिश ज्यादा करते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि इसमें कुछ है नहीं। मेरे ख्याल से बना लिया होगा, चलो मैं बना रहा हूं, तुम लोग भी बनाते चलो। यहां से लो प्रेशर स्टीम निकलेगी, इस लो प्रेशर स्टीम को मैं आपका भेजूंगा कहां पर,
टरबाइन में, लो प्रेशर टरबाइन, आई कैन बी कंसीडर लो। अब मैं बना रहा हूं, अब तुम लोग को देख नहीं रहा हूं। लो प्रेशर स्टीम है तो लो प्रेशर टरबाइन बनाते चले अब साथ में, क्योंकि आगे का फिगर तो अब सेम है। यहां से मेरे पास लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम आ रही है, स्टीम एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर। ये स्टीम टरबाइन में एक्सपेंड करेगी, वर्क डन होगा, आगे कपल्ड होगा जनरेटर, रोटेट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दिस इज ए लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन। इस टरबाइन से आगे कपल्ड होगा जनरेटर, दिस इज कपलिंग। आगे कपल्ड है जनरेटर, और अल्टरनेटर। थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। रोटेशन के साथ साथ एक्साइटेशन देना पड़ेगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। थ्री फेज एसी सप्लाई टू द ग्रिड, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्साइटेशन देंगे। बनाते चलो, तुम्हारे पिछले वाले फिगर का ही सारा फिगर आगे का बना रहा हूं। एक्साइटेशन, ठीक है। अब लो प्रेशर टरबाइन में वर्क डन करने के बाद प्रेशर कम हो जाएगा, तो इस लो प्रेशर टरबाइन से आप स्टीम को निकालने के लिए कंडेंसर में वैक्यूम पंप और स्टीम इजेक्टर यूज करते हैं। और चूंकि बेटा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है मूव कराने के लिए, तो स्टीम का प्रेशर बढ़ाना डिफिकल्ट है, तो वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। उसके लिए कंडेंसर यूज करेंगे। कंडेंसर, दिस इज वैक्यूम पंप एंड स्टीम इजेक्टर्स। यहां से स्टीम निकलेगी, एग्जॉस्ट स्टीम, दिस इज एग्जॉस्ट स्टीम। इसको कंडेंस करने के लिए एक साइड से कोल्ड वाटर आएगा कंडेंसर में, और इस एग्जॉस्ट स्टीम की हीट को लेके हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हॉट वाटर, दिस इज कोल्ड वाटर। इसके चारों तरफ आपके पास स्टीम होगी। और स्टीम से हीट गई है वाटर में, तो स्टीम ठंडी हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और हॉट वेल पे इकट्ठा हो जाएगी। दिस इज हॉट वेल, ठीक है। अब इस कंडेंसर के हॉट वाटर को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर यूज करते हैं।
यहाँ पर हाइट से हम इस हॉट वाटर को गिराते हैं कूलिंग टावर में, छोटी छोटी ड्रॉपलेट के फॉर्म पे। नीचे से एयर आती है, ड्रॉपलेट से टकराती है, इनकी हीट लेकर एटमॉस्फेयर में डिस्पोज हो जाती है। यहाँ से एयर आती है, नेचुरल एयर, या फिर फोर्स एयर भी यूज कर सकते हैं। ये एयर इन मॉलिक्यूल से टकराएगी, हीट को लेकर एटमॉस्फेयर में डिस्पोज हो जाएगी। पानी से हीट निकल गई, ठंडा हो जाएगा पानी, इस पॉन्ड में जमा हो जाएगा, दिस इज द रॉ वाटर। इस ठंडे पानी को फिर से कंडेंसर में भेजने के लिए क्या यूज करेंगे? सर्कुलेटिंग वाटर पंप, दिस इज रॉ वाटर। इस पानी को फिर से कंडेंसर में भेजने के लिए पंप यूज करेंगे, सर्कुलेटिंग वाटर पंप, जो कि यहां से पानी को लेगा और आपके कंडेंसर में सर्कुलेट करेगा, दिस इज सर्कुलेटिंग वाटर पंप। ठीक है, दिस इज कूलिंग टावर। ये अब तुम लोग खुद बना सकते हो, देखने की जरूरत नहीं है। कूलिंग टावर, ठीक है, दिस इज कूलिंग टावर। अब देखेंगे कि यहां पर जो है स्टीम बन रही है, पानी कम हो रहा है, तो इस पानी को फिर से आपको कहां भेजना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा, तो स्टीम कैसे जनरेट होगी? तो नाउ इस वाटर को, जो कंडेंस किया वाटर है, फिर से हीट एक्सचेंजर में भेजने के लिए पंप यूज करेंगे। तो नाउ आई कैन बी टेकन द पंप। द नेम ऑफ द पंप इज फीड वाटर पंप, दिस इज फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप यहां से हॉट वेल से पानी को लेगा और उसको हीट एक्सचेंजर में भेज देगा। ठीक है, दिस इज द फीड वाटर, दिस इज फीड वाटर। ठीक है, इतना बना लीजिए, छोटा किए देता हूं, इतना जल्दी से बनाइए। बनाने के बाद शील्डिंग बना लेते हैं और फिर 2-3 पॉइंट लिखा देता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। हो गया? हो गया आप लोगों का? मेरे ख्याल से देखो, ये तो वही चीज है, ये तो आप अपने मन से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना पार्ट। हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं इस फिगर को कंप्लीट करके 2 पॉइंट लिखाऊं, फिर क्वेश्चन करने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर वैक्यूम पंप क्या करता है? अरे भैया, वैक्यूम पंप कितनी बार बताऊंगा? वैक्यूम पंप यहाँ से टरबाइन से लो प्रेशर स्टीम को कंडेंसर में लेके आता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर था तो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो अपने मन से स्टीम थोड़ा निकल के आएगी, उसको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, तो पंप लगाते हैं, वैक्यूम पंप एंड स्टीम इजेक्टर। चलिए, हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब चलो यहां पर हम लोग शील्डिंग भी कर देते हैं। मैंने बताया था कि जो शील्डिंग आप करते हैं, शील्डिंग, कंक्रीट की शील्डिंग, एक मिनट, नाउ
This is the shielding, concrete shielding. Dome type of structure will be there. ठीक है, ये आपकी रिएक्टर शील्डिंग है. This is reactor shielding. ठीक है, जो कि आरसीसी की होगी. अब देखो सारी चीजें आपकी सेम है प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की तरह, लेकिन आप देखें प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में ये भी था, ये भी था, लेकिन इसकी मैकेनिकल एक्सचेंज या तो इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर मॉडरेटर का जो प्रेशर है वो कम है, तो इसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी. तो ये जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है उसमें जो आपके पास कैलेंड्रिया है, जिसको मैं रिएक्टर वेसल बोल रहा हूँ, कॉस्ट कम होने से ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है. इफिशियंसी तो सेम होगी. मान लीजिए 20 जूल एनर्जी निकली, उसमें से 15 ट्रांसफर होगी, क्योंकि हीट एक्सचेंजर पूरी हीट ट्रांसफर नहीं होगी. तो इफिशियंसी आपके प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और आपका प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर दोनों की इफिशियंसी लगभग बराबर होती है. इन दोनों की इफिशियंसी लगभग बराबर होती है, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, और उसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है. दूसरा, रेडिएशन का इसमें खतरा क्या होगा, कम होगा. यहां पर आप देखें ये जो वाटर है यही स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप देखेंगे जो वाटर है वो फ्यूल के टच में नहीं है, तो यहां पर जो स्टीम जनरेट होगी उसमें भी रेडियो एक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, कम होगा. ठीक है, हीट एक्सचेंजर जब भी आपके पास होगा तो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट स्टीम में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंजर में जो वाटर है वो आपके फ्यूल के टच में नहीं है. तो सारे एडवांटेज आपके जो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में थे वो सारे के सारे कैंडू रिएक्टर में भी एडवांटेज हैं. ठीक है, लेकिन कैंडू रिएक्टर की जो कॉस्ट है वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से क्या है, कम है. ठीक है, मैं लिख देता हूं. हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, तो आगे की तरफ चले. इसमें कुछ नई चीज नहीं है. जो भी एडवांटेज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में थे कि आपका रेडियो एक्टिव कंपोनेंट कम था, दूसरा जो है अगर मैं बात करूं सेफ्टी इसमें ज्यादा थी, तो वो सारे के सारे एडवांटेज इसमें भी है. हो गया हो तो आगे बढ़े बेटा, मेरे ख्याल से हो गया होगा. ठीक है, तो मैं यहां नोट करके लिख देता हूं. जो भी एडवांटेज प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में, तो सारे एडवांटेज किसमें भी होते हैं, कैंडू रिएक्टर में. ऑल द एडवांटेज, all the advantage of PWR, pressurized water reactor, are include in CANDU reactor also. इस लाइन का मतलब तुम लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं. जो भी एडवांटेज मैंने प्रेशराइज वाटर रिएक्टर में लिखे थे कि आपका स्टीम में रेडियो एक्टिव कंपोनेंट कम है, इसमें भी सेम रेडियो एक्टिव कंपोनेंट कम ही होगा. ये सेफ है तो ये भी कैसा होगा, सेफ होगा. सारे एडवांटेज जो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर थे वो कैंडू रिएक्टर में भी होते हैं, लेकिन जो कॉस्ट होती है कैंडू रिएक्टर की, जो कॉस्ट होती है वो कम होती है किससे, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर. लिख रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ कैंडू रिएक्टर इज लेस देन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर. ये इसका एडवांटेज है.
इसीलिए इसको बनाया गया है कि कॉस्ट कम कर दी हमने। पहले प्रेसाइड वाटर रिएक्टर बनाया था, उसका एडवांस वर्जन बनाया बाद में कैंडू रिएक्टर। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, इफिशियंसी भी इसकी लगभग क्या होती है? इफिशियंसी ऑफ कैंडू रिएक्टर is approximately equal to efficiency of pressurized water reactor। ये लगभग बराबर होती है, लगभग 20 से 21% के आसपास होती है, लेकिन सेफ ज्यादा है। सेफ विल बी देयर, तो इसको यूज करते हैं। लेकिन इंडिया में पहले प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की टेक्निक आ गई थी। अब जो हम लोग रिएक्टर बना रहे हैं नए न्यूक्लियर पावर प्लांट, उनमें हम लोग कौन से रिएक्टर यूज कर रहे हैं? प्रेशराइज वाटर रिएक्टर ना यूज करके कैंडू रिएक्टर यूज करते हैं। ठीक है, अब जो बना रहे हैं, जो पहले से इंस्टॉल्ड है, उनमें तो मोस्ट ऑफ द में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर बना लिया गया है, लेकिन अब जो चीजें हैं उसमें कैंडू रिएक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज एडवांटेजियस वर्जन एज कंपेयर टू प्रेशराइज वाटर रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर वेसल की वर्किंग के बारे में बता दीजिए। रिएक्टर वेसल की क्या वर्किंग बता दे महिमा? है, ज्यादा साइंटिस्ट ना बनो जो है। ठीक है, वर्किंग बता दीजिए, दुनिया भर की ये बता दीजिए। जितना बता दिया उतने में खुश रहो। ठीक है, वैसे भी बता दिए कि तुम्हारे एग्जामिनेशन से दूर दूर तक बहुत ज्यादा बता दिया है। ठीक है, वर्किंग बता दीजिए। रिएक्टर वेसल की क्या वर्किंग बताऊंगा मैं? है, वर्किंग नहीं बताई थी? यहां से न्यूट्रॉन भेजोगे, ये मॉडरेट स्टीम को कम कर देगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, यहाँ पर फिजन होगा। ये आपके पास प्रेशर ट्यूब है, इस कूलेंट के प्रेशर को बढ़ाएगा, हीट एनर्जी को लेके यहाँ चला जाएगा। कंट्रोल रॉड आपके 3 में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, एक को आगे जाएगा, फिर फिजन होगा, फिर हीट एनर्जी आएगी, ये कूलेंट इसकी हीट को लेके आगे जाएगा, हीट एक्सचेंजर में स्टीम को कन्वर्ट करेगा। है, पगला गई हो क्या तुम जो है? इतनी बार 10 बार बताया है, तो उसमें भी तुम्हें वर्किंग जाननी है। जब मैं बता रहा होता हूं तो कहाँ खोई रहती हो जो है, पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। चलिए क्वेश्चन लिखें। फर्जी का मुझसे रिपीट ना करा को, वैसे ही मैं जो है आपको 10 बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में रिपीट करने की क्षमता नहीं रहती मेरे अंदर। ठीक है, आपको नहीं समझ में आए आप रिकॉर्डेड वर्जन देख लीजिए जो है। ठीक है, बार बार थोड़ा है कि तुम लोग जो है कुछ भी बोलते रहो तो मैं कुछ भी करता रहूं। है, चलो क्वेश्चन लिखो। द थर्मल efficiency, the thermal efficiency of boiling water reactor is, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की जो थर्मल इफिशियंसी होती है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर देन PWR, greater than efficiency of PWR, greater than efficiency of pressurized water reactor. Option number B equal to efficiency of pressurized water reactor. Option number C less than efficiency of pressurized water reactor. और ऑप्शन नंबर डी none of these. What is the correct answer? None of these. आपके बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की जो इफिशियंसी होती है वो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग मुझे गुस्सा दिला देते हो इतनी बार बताने के बाद, जब तुम लोग ये पूछते हो ना कि सर एक बार और बता दिए, तो मुझे लगता है कि तुम लोग को जो है दिमाग जो है लगा के नहीं बैठ रहा हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूं बताओ? अब फिर से मैं वही पहाड़ा पढ़ूं? इसलिए तुम लोग कुछ चीजें समझ, इतनी बार मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि तुम लोग खुद समझ जाया करो, मुझे इरिटेट मत किया करो जो है। अब मैं इरिटेट अगर हो जाता तो मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इन द प्रेशराइज्ड
water reactor in a pressurized water reactor, PWR. Option number A, light water is used as both coolant and moderator. सही है क्या? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो लाइट वाटर होता है, क्या सेम लाइट वाटर मॉडरेटर और कूलेंट की तरह यूज होता है क्या? यस या नो? बिल्कुल सही है, 100%। जो आप मॉडरेटर के लिए वाटर यूज करेंगे वही आपका कूलेंट के लिए यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये जो लाइट वाटर होता है इसका प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है, लगभग 140 से लेके 155 बार। अगर इसका मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वाटर इज यूज्ड, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो वाटर है, वाटर इज यूज्ड एट हाई प्रेशर। बिल्कुल सही है, हाई प्रेशर पे वाटर को यूज करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है एज हाई एज 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, 140 से 155 मैंने बताया था आपको। सो दैट, इतना हाई प्रेशर करने से, सो दैट इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। बिल्कुल मैंने बताया था कि प्रेशर बढ़ाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे वो लिक्विड फॉर्म पे रहेगा। सो दैट इट इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म एट अबाउट 280 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था कि 350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास भी वो लिक्विड फॉर्म पे रहेगा अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे 140 के आसपास। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो वाटर यूज किया जाता है हाई प्रेशर वाटर होता है, लगभग 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, जिससे कि वो लिक्विड फॉर्म पे अवेलेबल रहता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद भी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्हीं सब क्वेश्चनों को कराने के लिए बताया था, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छुड़वा देते हैं लोग, क्योंकि बताते ही नहीं है कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट, द कूलेंट वाटर बॉयल्स in the core reactor, in the reactor core, in the reactor core, in the reactor core। ये बताओ, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में जो कूलेंट है उसका प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो क्या वो बॉयल होगा क्या? बॉयल होगा क्या? द कूलेंट वाटर बॉयल्स इन द रिएक्टर कोर। नहीं होगा। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में बॉयल हो जाता था, क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेरिक, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो कूलेंट का प्रेशर भी इतना ही होता है, बताया था, जिसे वो बॉयल नहीं होता। ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A can-do reactor uses
ऑप्शन नंबर ए, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एज ए फ्यूल and light water as a moderator and coolant। सही है क्या? अच्छा, यहाँ पर प्रेशर के बारे में कुछ कमेंट नहीं, प्रेशर के बारे में कमेंट नहीं है, केवल मटेरियल के बारे में पूछ रहा है। प्रेशर के बारे में कहीं भी कमेंट नहीं किया, तो मटेरियल के, कूलेंट और उसके बारे में गलत है ना। आप जो है कैंडू रिएक्टर, हैवी वाटर रिएक्टर होता है, तो दैट इज यहाँ पर आप लाइट वाटर नहीं यूज करते, हैवी वाटर यूज करते हैं मॉडरेटर के तौर पे भी और कूलेंट के तौर पे। और फ्यूल जो होता है, जब भी हैवी वाटर आपका मॉडरेटर होगा तो आपका नेचुरल यूरेन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल एंड हैवी वाटर। प्रेशर के बारे में नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेशर पूछता तो मॉडरेटर का प्रेशर कम होता है, कूलेंट का प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर के बारे में पूछा नहीं। एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट, सही है कि गलत है? कूलेंट के तौर पे हैवी वाटर और मॉडरेटर के तौर पे भी हैवी वाटर, और जब भी आपके पास मॉडरेटर हैवी वाटर होगा तो कूलेंट आपका फ्यूल का होगा नेचुरल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनरिच यूरेनियम कैंडू में इनरिच होते ही नहीं, तो इनरिच पढ़ते ही गलत हो गया, पूरे ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं। इनरिच यूरेनियम एज ए फ्यूल एंड ऑर्डिनरी वाटर एज ए मॉडरेटर एंड हैवी वाटर एज ए कूलेंट, गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी है ओनली फर्टाइल। फर्टाइल मतलब ऐसा मटेरियल जो विखंडन की प्रक्रिया को सपोर्ट ना करे। तो आप देखेंगे नेचुरल यूरेनियम में 35 भी होता है, 38 भी होता है, तो फर्टाइल के साथ फिजाइल मटेरियल भी यूज होता है। हेलो, नेचुरल यूरेनियम के अंदर दोनों होता है, 38 भी होता है, 35। 38 आपका फर्टाइल होता है, विखंडन को सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्ट, लेकिन 35 सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो दोनों टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, फर्टाइल और फिजाइल। तो बोल रहा है कि कंडू रिएक्टर में ओनली फर्टाइल मटेरियल यूज होता है क्या? बताओ जरा, फर्टाइल भी होता है कि दोनों होते हैं? दोनों मटेरियल यूज होते हैं। तो क्या है ऑप्शन? गलत है। फर्टाइल के साथ साथ 35 भी है, 38 के साथ साथ तो फिजाइल भी है, तो दैट इज ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही आंसर केवल क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल यूरेनियम एज ए फ्यूल और हैवी वाटर यूज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट। चलो चलो, इतना हो गया। नेक्स्ट डाल लो गैस कूल्ड रिएक्टर। गैस कूल्ड रिएक्टर, नेक्स्ट डालो। नेक्स्ट रिएक्टर इज गैस कूल्ड रिएक्टर, GCR। चलो अब इसको मैं कल बता दूंगा, मैं थक गया हूं, और कल आपका जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, GCR बचा है और फास्ट ब्रीजर बचा है। ठीक है, दोनों छोटे छोटे हैं, कंप्लीट कर दूंगा कल। ठीक है, तो अभी आप लोग की 8:30 बजे जो है हिस्ट्री की क्लास रहेगी। ठीक है, तो 8:30 बजे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो में अपलोड कर लूंगा, तो आप अपने लेक्चर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।
मीटिंग लीव कर सकते हैं आप लोग। कहे कोई पीछे पड़े हो शुभम गुप्ता, ऑनलाइन क्लास चलेगी ना चलेगी, पेपर अगर तुम्हारा हो कल तो ना करना, रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। चलो ओके। ऑफलाइन थोड़ा है कि छूट जाएगी तो मिलेगी नहीं, तुम लोग भी अजीब ही लोग हो यार।